स्वागत करता हूं एक नए जगह पे, एक नए प्लेस पे। मैं राजीव गुप्ता सब तक दस्तक की टीम की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रेम और प्रकाष्ठा की भूमि के चरम सीमा के उस पार से हम लोग आज बात करने आए हैं। जी हाँ, हम लोग दशरथ मांझी के घर परिवार से मिलेंगे। दशरथ मांझी जी के दहलीज पे आए हुए हैं। दशरथ मांझी जी के उसी दहलीज पे जहाँ से उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया था और एक ड्यूटी समझ के नहीं बल्कि श्रद्धा से एक पहाड़ रूपी काम को राय रूपी इरादे से अंजाम नहीं दिया था, बल्कि चरम सीमा का नाम था उनका कर्म और योग्यता। आज उन्हीं विषयों पे बात करेंगे। प्रेम क्या होता है, प्रेम का प्रकाष्ठा क्या होता है, प्रेम का चरम सीमा क्या होता है, ये सब दशरथ मांझी जी के दहलीज से आपको आज रूबरू करवाएंगे। यहाँ के लोगों से मिलेंगे और उनके परिवार वालों से मिलेंगे और उस जगह पे, उस पहाड़ पे भी जाके आपको करीब से दिखाएंगे और आपको बताने का कोशिश करेंगे कि अगर ताजमहल एक प्रेम था तो ये भी एक प्रेम का प्रकाष्ठा है जिसने दशरथ मांझी जी के जिंदगी को झकझोर के रख दिया था। तेरे को क्या लगता था नहीं आएंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं गहलोर घाटी में, वही पहाड़ के नीचे जो दशरथ मांझी के जिद और दृढ़ संकल्प पे आगे चारों खाने चित हो गया। हम लोग खड़े हैं वहाँ पे जहाँ पे दशरथ मांझी जी ने उस पहाड़ को बीच से काट के रास्ता बना दिया था अपनी पत्नी के वियोग में और एक संकल्प के साथ कि अगर मेरी पत्नी का देहांत यहाँ पे हुआ है अस्पताल देर से पहुँचने की वजह से, तो आज के बाद ऐसा कभी किसी के साथ यहाँ पे नहीं होगा। इसलिए उन्होंने इस पहाड़ को बीच से चीर दिया। आप देख सकते हैं इस पहाड़ को बीच से चीर दिया। जी हाँ दोस्तों, 360 मीटर लंबा और 25 फीट ऊपर, 25 से 40 फीट ऊपर इस पहाड़ को चीर देने वाले दशरथ मांझी की कहानी लेकर हम आ गए हैं सब तक दस्तक पे। राजीव आपका स्वागत करता है। बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तमाम सारी जानकारी आपको बताया जाएगा यहाँ पे, कब से शुरू हुआ था, कब से ये सब चला था और बहुत ही खास एपिसोड है ये सब तक दस्तक में। तो बने रहिए वीडियो में, आपको दिखाते हैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप दशरथ मांझी की पूरी कहानी। गए दिनों का ख्वाब लेकर किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानुस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो। जो जाते हैं वे कभी नहीं आते, दीवार के उधर कोई बस्ती जरूर है। ये मुमकिन नहीं कि दर्दे मोहब्बत अया न हो, खिलती है कलियां तो महकती जरूर है। मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ दशरथ मांझी जी के घाटी के पास हम हैं और ये घाटी जो है उनके मोहब्बत को बयां करता है, उनके मोहब्बत को दिखला रहा है। एक एक पत्थर जो है उनकी मोहब्बत की कहानी को दिखला रहा है। 22 वर्ष लगातार पहाड़ को काटते रहे और अंत में पहाड़ को भी झुकना पड़ा, उसे भी नतमस्तक होना पड़ा, उसे भी रास्ता देना पड़ा। ऐसी रोमांचक प्रेम और पराक्रम भरा कहानी दशरथ मांझी जी का है। और मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी जद्दोजहद के साथ इन्होंने 22 वर्ष जो कठिन परिश्रम के साथ पहाड़ को काटे अपनी पत्नी की याद में। मैं कहना चाहूँगा कि फागुनी उनकी पत्नी का नाम था और फागुनी जान थी दशरथ मांझी की, ठीक उसी तरह से जैसे शाहजहाँ की मुमताज़। और शाहजहाँ के पास एक पूरे सल्तनत की ताकत था, पूरे हजारों मजदूर थे, लेकिन मांझी जी के पास बस छेनी और हथौड़ी और अपने 2 हाथों के बदौलत उन्होंने मेहनत करके रात दिन एक करके, आंधी हो, पानी हो, अंधड़ हो, तूफान हो, सभी चीज़ों में उन्होंने एक मैं हो करके काफ़ी साधना के साथ उन्होंने काम किया। और आज के डेट में वो परिचय के मोहताज नहीं है, पूरे विश्व के पटल पर उनका नाम है। लेकिन जितना उनको मिलना चाहिए उपाधि वो नहीं मिल पाया है, जितना लोगों को जानना चाहिए आज उनको भारत रत्न भी उनके सम्मान में कम हो जा रहा है। लेकिन भारत रत्न मेरी गुजारिश है इस गांव के होने के नाते कि अगर उनको भारत रत्न की उपाधि मिलता है तो पूरे लोगों को खुशी होगी, बिहार को खुशी होगी, पूरे देश की जनता को खुशी होगी। और साथ ही साथ कहना चाहिए कि साहिर साहब अगर देखा जाए तो एक शेर कहते हैं कि ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये संगमरमर, एक शहंशाह ने बनाकर हंसी ताजमहल, हम गरीबों के मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। तो एक गरीब भूमिहीन किसान ताजमहल के सामने एक चुनौती पेश कर देता है और वो चुनौती बाबा के सामने ये चुनौती है मोहब्बत का। इन्होंने जो मोहब्बत की चुनौती पेश की और अपनी पत्नी की याद में जो पहाड़ काटा, वो एक ऐतिहासिक है और हम सभी
उसको याद करते हैं और सभी लोग जो इस घाटी से गुजरते हैं बाबा के प्रेम को, उनके पराक्रम को याद रखते हैं। तो दीपक भैया, दशरथ मांझी जी के बारे में बात हो रहा है और हमको लगता है कि सीधे पहाड़ पे चल के बात करना चाहिए तो ज्यादा उड़ जाएगा, है ना? क्या बोलते हैं? एकदम सही, एकदम सही। तो चला जाए। बाबा जब 22 वर्षों तक पहाड़ को सीना चीर दिए, पहाड़ को फाड़ के रख दिए, काट के रख दीजिए, और हम लोग को तो सिर्फ पहाड़ की चढ़ाई करना है। और ऐसे में अगर हम पहाड़ की चढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं दशरथ बाबा के गांव में रह करके, तो ये मेरे लिए शर्म की बात होगी। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। हम वहीं हैं जहां मांझी जी 22 वर्ष तक तपस्या करके पहाड़ को काटा, पहाड़ के सीना को चीर दिया। आज सभी लोग उनको सलाम करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं। पूरे देश के लोग, बाबा कहा करते थे कि आज हमको पागल कहता है, आने वाले समय में लोग अपने आप पागल हो जाएगा। और ये देख के पागल हो जाएगा, ये कथन एकदम सही प्रतीत हो रहा है उनका कि लोग आज बॉलीवुड, हॉलीवुड और तमाम नेता, मंत्री, विधायक सब लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अपना मत्था टेकते हैं और बाबा को याद करते हैं, नमन करते हैं और उनका आशीष लेते हैं। और ये उनके व्यक्तित्व और कृतित्व, उनके कर्मों का फल है कि हम सभी गहलोरवासी गौरवान्वित होते हैं कि एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसा कर्मयोगी यहाँ पर आया और अपना जलवा और इस तरह का कर्म किए ताकि हम लोगों को आज पूरे विश्व में नाम रोशन हो रहा है। तो दीपक भैया बताएंगे कि इनके घर वालों से, गांव वालों से और जो बुजुर्ग लोग हैं जो दशरथ मांझी के समकालीन थे, उनके बारे में क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सुनने को मिला है। तो दीपक भैया, हम लोग उनके चीड़े हुए पहाड़ के ऊपर आ गए हैं। यहाँ से रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। तो क्या कुछ आपने सुना है अपने घर वालों से, समाज वालों से, और जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ऐसा होता नहीं है कि हाँ ऐसा होता था, ऐसा होता था, तो उसके बारे में कुछ बताइए। तो दीपक भैया फटाफट माइक देते हैं और दीपक भैया बताएंगे हम लोग को। तेरी मंजिल और ज़िंदगी सफ़र है मौत तेरी मंजिल और ज़िंदगी सफ़र है, टूटे ना दिल किसी का, हर दिल खुदा का घर है। और बंदों से उसकी खिदमत, कुछ इंतज़ाम कर जा, कुछ नेक काम कर जा, और मरने के बाद का भी कुछ इंतज़ाम कर जा। ऐसा ही इंतज़ाम करके गए हैं दशरथ मांझी जी, जो अपनी पत्नी की याद में जो 22 वर्षों तक लगातार उन्होंने पहाड़ को काटा। और काटने का सिलसिला यूं ही नहीं चालू हुआ। आप जानने के लिए उत्सुक होंगे, व्यग्र होंगे, बेचैन होंगे, तो मैं बताता हूँ। जैसा कि मैं उस समय जहाँ तक याद आ रहा है हाई स्कूल में थे, पढ़ने के लिए जाया करते थे, और जब उधर से लौटते थे तो इसी तरह छेनी और हथौड़ी पर प्रहार करते थे उस पत्थर पर, और पत्थर को काटते हुए मिल जाते थे बाबा। और जब हाल चाल पूछते थे उनसे तो वो कहा करते थे कि अरे बहुत दंगल चलेगा रे तोरी और मेरे बीच में, अभी बहुत दंगल चलेगा। मैंने पत्थर को वो एक जिद के समान एक जिद ले लेते थे, और एक जिद्दी इतना थे कि उस दंगल में वो हमेशा 22 वर्ष तक उस दंगल में लड़ते रहे। और एक बार का वाकया है कि वो उधर पहाड़ का लकड़ी काट रहे थे पहाड़ के उस तरफ, और रास्ता इतना संकीर्ण था कि एक आदमी भी पार नहीं होता था इस रास्ते से। एक दिन उनकी पत्नी खाना लेकर जा रही थी और जाते जाते अचानक पहाड़ से टकरा गई, उनका मटका फूट गया, वो गिर गए, खून से लहूलुहान हो गई वो। और उधर वो मांझी जी लकड़ी काट रहे थे, अचानक गुस्से में उधर से आते हैं और पत्नी को देखते हैं तो देख उनके आंसू का धार, उनका गुस्सा हुआ फरार। पत्नी के आंसू को देखकर वो गुस्सा खत्म हो जाता है और वो गुस्सा पहाड़ पर आ जाता है उनको, और कहा ठीक है, तुमने मेरे पत्नी को चोट पहुंचाया है, खून बहाया है, अब तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और वही जिद उन्होंने अपना लिया और लगातार आंधी पानी बरसात दिन रात लगातार लड़ते रहे, काम करते रहे और पहाड़ को तोड़ते रहे। और 22 वर्ष के बाद उन्होंने इस घाटी को एक ऐसा उपहार दिया, एक ऐसा तोहफा दिया लोगों को, जो आज हम सभी लोग याद करते हैं और यादगार बनकर रह गया है। आपके ज़हन में वो हमेशा हमेशा के लिए याद रहेंगे। आप उनको दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा दीपक भैया, एक बात बताइए, लोग 22 साल के मेहनत के बाद तो इनको पहचान मिला, दुनिया जान गया,
लेकिन जिस समय वो पहाड़ तोड़ते रहते थे और बीच बीच में कभी कभी पटना और दिल्ली का सरकार को दस्तक भी देते थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? उस समय इनकी बातों को कितना सुना जाता था, अमल किया जाता था या फिर इग्नोर किया जाता था? क्या कुछ कहना चाहेंगे उस समय के इनके साथ हुए राजनीतिक व्यवहार के ऊपर? ये पहाड़ काट रहे थे, साथ ही साथ इनके लड़ाई भी सरकार और अपने बीच चलता रहा, काफ़ी जद्दोजहद के साथ। एक बार की वाकया है कि वो लालू जी के साथ पास मिलने गए वहाँ, तो कुछ उनका जो कर्मचारी है वो मातहत है, वो मिलने से रोक रहा था। तो क्या किए कि एक बार छेनी हथौड़ी उतारे और जो उनका जो बाउंड्री वाल था उसी में लगा दिए कि हम पहाड़ काट दिए हैं और लालू जी से नहीं मिलेंगे, हम बाउंड्री तोड़ के रख देंगे यहाँ पर। तो एगो कर गया मिलने के लिए, कहा कि सर एगो आया थोड़ा सनकी टाइप का है और कह रहा है कि नहीं मिलेंगे तो हम बाउंड्री तोड़ के रख देंगे, छेनी और हथौड़ी लिए हुए। अरे भेजो भेजो भेजो, अरे बोलो बाग जाओ भेजो। तो इस तरह से वो जो है लालू जी से मिलने गए। पुनः जब ये नीतीश कुमार जी से मिलने जाते हैं, उनसे मुलाकात होती है, तो वो चीज़ को, बारीकी को नीतीश जी समझते हैं और इनके मेहनत को सराहते हैं, इनके कर्म को सराहते हैं। और इतना त्याग देखिए नीतीश कुमार जी में कि अपना कुर्सी से खड़े हो जाते हैं और एक दिन के लिए उसी कुर्सी पर बैठाते हैं और एक दिन के लिए ये मुख्यमंत्री हो जाते हैं। ये एक राजनेता का सम्मान है और इतना सम्मान देते हैं मांझी जी को। एक बार क्या हुआ कि इतना सनक गए वो मांझी जी कि दिल्ली पैदल चल दिए। लोग कहा कि दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर है, तो बोले कहाँ दूर है, पैदल वो रेलवे ट्रैक पकड़े दिल्ली वाला, गया से दिल्ली के लिए, और पकड़ के चलते थे। और जाते जब ये चलते थे, जहाँ शाम हो जाती थी, वो क्या कहते हैं स्टेशन मास्टर के पास ये लिखित ले लेते थे, कुछ ऑटोग्राफ ले लेते थे। और उसके बाद क्या होता था कि धीरे धीरे दिल्ली चले गए और 2 महीना में ये दिल्ली पहुँचे। तो वहाँ भी सोनिया गांधी से मुलाकात ये करना चाहते थे, उनसे मुलाकात शायद ही हो पाई या नहीं हो पाई, लेकिन ये दिल्ली पैदल चल गए और जो भी काम करते थे वो असंभव ही करते थे। जैसे आम आदमी हम लोग सोच नहीं सकते थे कि दिल्ली जाएं तो पैदल चल जाएं, या फिर पहाड़ काटने के लिए तो कल्पना भी लोग नहीं कर सकता है। आने वाले सदियों में लोग इनको जिस तरह से गांधी जी को पूजता था कि एक नंगा फ़कीर देश को आज़ाद कराया, उसी तरह से लोग असंभव विस्मय सा याद करेगा कि भाई एक छोटा सा दिखने वाला छोटा 5 फुट का आदमी पहाड़ काट के रास्ता बना दिया। हम उस आदमी को सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करने का मन करता है। वो हमारे बिहार का गौरव है, हमारे गांव का गौरव है। आज जिस धरा पे मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, वहाँ के जर्रे जर्रे में दशरथ मांझी का पसीना का बूंद बूंद सना हुआ है। ये पत्थर कोना कोना, हर जर्रे से एक सवाल सुनाई देता है कि जब मैं ना रहूं तो मेरे आने वाले नई पीढ़ियों सवाल से मेरे लिए कुछ मांग कर लेना। सवाल ये है कि राम जी का वनवास 14 साल का था, दशरथ मांझी जी का वनवास भी था, पूरा जिंदगी दे दिया, 22 साल का वनवास। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मेरे से ज़्यादा जो गुणवान लोग हैं और जो विचारवान लोग हैं और जो सत्ता में बैठे हुए हैं, भारत रत्न किसे दिया जाता है? मैंने जहाँ तक पढ़ा है, जहाँ तक मुझे पढ़ाया गया है, एक निश्चित दिशा में, सकारात्मक दिशा में लंबे समय तक उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत रत्न दिया जाता है। दोस्तों, भारत रत्न देने से पहले बहुत तरह का विचार विमर्श चलता है। एक कमेटी की बैठक होती है जो भी भारत रत्न को सुनिश्चित करते हैं, और वो लोग ये तय करते हैं कि हमारा भारत रत्न किसी को तय करने से पहले देश का क्या स्थिति रहेगा और लोगों के ऊपर क्या विचारणीय प्रश्न रहेगा, सबका हल निकाल के भारत रत्न दिया जाता है। एक बात बताइए, रात भर दिन भर कोई नंगा नाच करता है कला कौशल के क्षेत्र में। जी हाँ, मैं तो यही बोलूँगा, आजकल नंगा नाचने वालों को अवार्ड दे दिया जा रहा है, उनको भारत रत्न और पद्म विभूषण से नवाजा जा रहा है। आजकल हो भी रहा है, अवार्ड किलो के भाव से बढ़ रहे हैं। क्या देश में एक सर्वे नहीं होना चाहिए, देश के ऊपर ही छोड़ दिया जाए? अगर नेताओं को और सत्ता में रहने वाले लोगों को यह डर है कि दशरथ मांझी जी को दिया जाए कि नहीं भारत रत्न, तो देश में एक सर्वे कर लो। अगर देश का 90% आबादी ये बोलता है कि दशरथ मांझी डिजर्व करते हैं भारत रत्न, तो उनको भारत रत्न मिलना चाहिए।